मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश सरकार के बजट में रीवा के गोविंदगढ़ का किला शामिल। सुनिए रीवा में बजट पर नेता और व्यापारी की प्रतिक्रिया। सरकारी कर्मचारियों को फायदा, 13,000 शिक्षक व 6,000 आरक्षकों की होगी भर्ती। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया है। ये उनका दूसरा बजट था। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का था। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने महंगाई भत्ता DA 11% बढ़ाकर 31% कर दिया है। इसमें से 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। शिक्षा पर खास फोकस करते हुए 13,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। MBBS की सीटों की संख्या भी 2,035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएगी, यानी कुल 1,215 सीटें बढ़ेंगी। बता दें कि नर्सिंग की सीटें 50 और बढ़ाकर 322 की जाएगी। तो वहीं गृह विभाग में भी 6,000 नव आरक्षकों की भर्ती होगी। बजट में खास बात ये रही कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। यदि हम रीवा जिले की बात करें तो रीवा के गोविंदगढ़ किले को निजी निवेशकों को सौंपने की तैयारी की गई है। हालांकि इसके पहले भी एक बार इस तरह का विचार किया जा चुका है, लेकिन कुछ कारणवश निजी निवेशक पीछे हट गए थे। आपको बता दें कि इस बजट में रीवा जिले के गोविंदगढ़ के किले को निजी निवेशकों को दिए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाला बजट बताया है। इस दौरान जब रीवा में व्यापारियों एवं कांग्रेस नेताओं से चर्चा की गई तो उन्होंने इसे गुमराह करने वाला बजट बताया है। प्रस्तुत है कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं व्यापारी नरेश काली से प्राप्त जानकारी के अंश द्वारा बजट पेश किया गया 2,80,000 करोड़ का। क्या राय है, क्या किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? बजट में देखने लायक कुछ है ही नहीं। बिंद की धरा और विकास के मॉडल की सारे लोग बात कर रहे हैं, तो एक ही बार गोविंदगढ़ का किला कितनी बार दिया जाएगा? उस बजट पे एक है कि भोपाल का ताजमहल, रीवा का गोविंदगढ़ का किला, तो गोविंदगढ़ का किला पिछले 15 साल से लगातार देने की बात हो रही है। इससे पहले भी दिया जा चुका है और देने के बाद वो टेंडर निरस्त क्यों हो गया ये हमें आज तक आम जनमानस को पता नहीं चला। गायों के लिए गौशाला हम संचालित कर नहीं पा रहे हैं। उसमें एक लाइन है, गायों के लिए नई योजना बनाई जाएगी। अरे भाई 17 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार। अब योजनाओं को मूर्त रूप देने का समय है कि योजना बनाने का समय है? आपने बिजली बिल को माफ़ करने की कोरोना में बात कही थी और इधर बिजली बिल की बढ़ोतरी चालू है। आप कह रहे हो कि PPP मॉडल के तहत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जिंग बनाए जाएंगे, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जर स्टेशन बनाने में PPP मॉडल का क्या काम? हिंदुस्तान पेट्रोलियम जब गैस की एजेंसी देती है या पेट्रोल पंप देती है या भारत पेट्रोलियम देती है, तो जो भी व्यक्ति उस पर पार्टिसिपेट करता है, 1 या 2, 3 लोग, उसकी लोकेशन के आधार पे जो है पंप अलॉटमेंट हो जाए। इसमें PPP मॉडल का क्या काम? ये तो मध्य प्रदेश की ये जो मामा और शिवराज की सरकार है, ये कलाकारी की सरकार है, डकैतों की सरकार है। ये सिर्फ लूट खसोट की बात करना चाहते हैं। अब इन्होंने कहा कि हम शराब में जो है शराब का मूल्य घटाएंगे। शराब का आप मूल्य घटाओगे, देसी और विदेशी शराब को आपने एक साथ कर दिया, तो अब स्थिति जो होगी आने वाले समय में, जो शराब की दुकानों के अंदर भयावह की स्थिति होगी, जो रोड में नाचने वालों की भयावह की स्थिति होगी, उससे तो आम जनमानस परेशान हो जाएगा। तो ये हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जनता को मोदी अमामा डमरू की तरह जो है नचाने का काम कर रहे हैं। ये डमरू की तरह देने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ये प्रदेश को अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाला बजट। शिवराज सिंह चौहान की अर्थव्यवस्था जरूर बढ़ गई। रीवा में विकास पुरुष की अर्थव्यवस्था बढ़ गई, लेकिन जनमानस की अर्थव्यवस्था तो नहीं बढ़ पाई। आज के ही दैनिक भास्कर और सारे पेपरों में लिखा है कि 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ये आज बजट पेश होना है, आज फ्रंट पेज की अखबारों की न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार जो थे वो और बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार नहीं मिला। ये फ्रंट पेज की खबर है और आज बजट पेश हो रहा था। ये तो मध्य प्रदेश है। बजट में 13,000 शिक्षकों की नियुक्तियां भी होनी है, कहा गया।
13,000 शिक्षकों की नियुक्ति बिल्कुल करें, लेकिन जो बेचारे संविदा में नियुक्त हैं कम से कम पहले उनको परमानेंट कर दें। आउटसोर्सिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भला सोच लें। और नगर निगम का जो सफाई कर्मचारी है, जो बेचारा दिन भर रात में भी और दिन में भी ड्यूटी करता है, उसकी मात्र सैलरी 7,000 रुपये है, उनका भला कर दें। ये पहले भला तो करें, बातें तो कर रहे हैं लेकिन ये भला नहीं कर रहे हैं। व्यापारियों की क्या मिला नहीं मिला कुछ? व्यापारियों के हित में तो है नहीं बजट। व्यापारियों को हर साल भी इस बार भी निराशा ही होना पड़ेगा। ऐसा लगा था कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री जी या वित्त मंत्री जी व्यापारियों के लिए सोचेंगे, अलग से पैकेज निकाल के व्यापारियों को मदद मिलेगी, पर ऐसे निराशा हाल लगी। और व्यापारी जब तक नहीं पनपेगा तब तक कोई राज्य नहीं तरक्की कर पाएगा। व्यापारियों को अनदेखा करना ही सरकार को भारी पड़ सकता है। रीवा में डकैती, इंजीनियरिंग कॉलोनी में गन पॉइंट पर बदमाशों ने घर में घुसकर लूटे 90,000 कैश व ज्वेलरी। घर में अकेली महिला को गन पॉइंट में लेकर बदमाशों ने की लूटपाट। बता दें कि जहां हथियार से लैस बदमाशों ने एक घर में घुसकर डकैती की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। घटना मंगलवार की देर शाम शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलोनी की है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश करते हुए बदमाशों की पता तलाश शुरू कर दी है। वहीं आज सुबह एफएसएल व साइबर टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक इंजीनियरिंग कॉलोनी निवासी आर.के. मिश्रा को मंगलवार की शाम भोपाल जाना था, जो बच्चों के साथ स्टेशन गए हुए थे। इधर घर में आर.के. मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा घर पर अकेली थी। तभी 7:15 बजे के करीब 4 की संख्या में अज्ञात बदमाश एड्रेस पूछने के बहाने उनके घर में घुस गए और नीलम मिश्रा को गन पॉइंट में लेकर 90,000 कैश सहित 2.5 लाख से अधिक का सोना सहित चांदी के आभूषण, बर्तन व मूर्ति लूटकर फरार हो गए। पीड़िता की माने तो बदमाशों की संख्या 4 थी, जिनमें से 2 के हाथों में पिस्टल थी। बदमाशों ने उन्हें घर में घुसते ही गन पॉइंट में लेकर डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। शहर में देर शाम हुई इस घटना की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की तफ्तीश कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। प्रस्तुत है पीड़ित महिला नीलम मिश्रा एवं विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जयप्रकाश से प्राप्त जानकारी के अनुसार। कल आपके यहाँ डकैती पड़ी, कैसे क्या? हाँ सर, यहाँ आके वो खड़े हुए तो उन्हें नॉर्मल गेट खटखटाया तो मैंने गेट खोला तो बोले नंबर दे दीजिए मिश्रा जी का। तो मैं बोले भैया देती हूँ, रटा नहीं है मेरे को। तो मैं जैसे ही पेन लेने गई तो अंदर आ गया। तो मैं बोले अंदर कैसे आ रहे हो तुम? तो बोला हमें आपसे बात करनी है। हमने कहा हमें तो आपसे कोई बात नहीं करनी, हम तो जानते ही नहीं आप हैं कौन। फिर वो मेरे को पिस्टल लगा के अंदर चला गया। अंदर बैठाल के उसने अलमारियाँ की चाबी ली, पूरा जेवर ले लिया और फिर धमकाते हुए बोला अगर आपने रिपोर्ट की तो आपके बेटे को मार डालेंगे। कितना जेवर और कैश ले गए? सर 4-5 तोला सोना होगा और चांदी ज़्यादा 1-8 लाख रुपए कैश होगा। आप जो जेवर पहने थे वही उतार? हाँ नहीं, वो अलमारियों का भी ले गए हैं, खुली डली हैं अलमारियाँ पूरी। आपने बताया कि कान की झुमकी भी उतरवा रहे थे आप? हाँ कान के उतारवा रहे थे तो कान के मैं नहीं उतारी कि अब तू गोली मार उसके बाद ले जा जो भी लेगा। अब तो कितने लोग थे? सर 4 थे, पहले 2 घुसे फिर 2 और घुसे। पुलिस को सूचना कर दी आपने? हाँ पुलिस को सूचना कर दी। कब दी थी आपने पुलिस को? हम लोगों ने 9:30 बजे करीब गए थे थाने, तो 1-1:30 बजे लौटे हम लोग FIR करवा के पूरे। लगभग कितने बजे की घटना है ये? सर 7:30 बजे से 8 बजे तक, 8-10 तक वो लोग अपने ही घर पे थे। पहचान हुई लोगों की? कौन लोग? नहीं सर पहचान नहीं हुई। वो मास्क भी बांधे थे और रुमाल भी बांधे थे ऊपर से। घर पे कौन कौन था? सर घर पे मैं अकेली थी। पुलिस का क्या कहना है? क्या बोला पुलिस? पुलिस बोले भाई पता करेंगे, वो तो सीधी सीधी डकैती डाले हैं, बंधक बनाए थे वो। क्या नाम? नीलम मिश्रा। मारपीट भी की आप लोगों से? नहीं, क्योंकि मैं ही बस थी, मेरा बेटा कोई था नहीं, वो स्टेशन गया था पापा को छोड़ने। तो या तो लोग जाते देखे हैं, क्योंकि वो लोग सिरमौर चौराहे तक नहीं पहुंच पाए होंगे और वो लोग आ गए। सामने क्या पूरी घटना किस तरीके से चीज़ें घटी है, क्या अभी तक सामने आई? कल एक रात में सूचना मिली थी, नीलम मिश्रा जी हैं, ये घर पे अकेली थी। इनके पति जो है भोपाल के लिए रवाना हुए थे, इनका बेटा उनको छोड़ने गया था। इसी दौरान जो है 3-4 लड़के जो है इनके घर में आए थे, पहले पता वगैरह पूछ रहे थे, फिर जो है इनके घर में ज़बरदस्ती बलपूर्वक जो है उनसे चाबी वगैरह मांगा है और कुछ जो है गोल्ड वगैरह कुछ नगद लूटपाट करके ले गए हैं। और अभी तक क्या चाहिए सामने? कुछ लोग चिन्हित किए गए क्या, कौन लोग थे, कुछ पहचान वगैरह?
उसमें हमने मामला पंजीबद्ध किया है अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध, और अभी हमारा FSL टीम, डॉग, साइबर सेल सभी आए थे, और उसमें जो है हम संदिग्धों से लगातार अभी पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो है कितने की चोरी हुई है, डकैती हुई है? गोल्ड वगैरह, इनका मंगलसूत्र वगैरह था, कुछ अंगूठी वगैरह बता रहे हैं, कुछ सोने की चीज़ें और कुछ कैश वगैरह था। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में माकपा ने डाला डेरा, दलित आदिवासियों को न्याय दिलाने 90 किलोमीटर की माकपा नेताओं ने की पदयात्रा। 7 मार्च से शुरू हुई पदयात्रा 2 दिन बाद सिरमा और बैकुंठपुर सगरा बनकुइयां होते हुए पहुंची कलेक्ट्रेट। बता दें कि रीवा में दलित आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सैकड़ों दलित आदिवासियों के साथ कलेक्ट्रेट में डेरा डाल दिया है। माकपा ने दलितों और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए 2 दिन पूर्व पदयात्रा शुरू की थी, जो 90 किलोमीटर का सफर तय कर आज रीवा पहुंची है। दरअसल दलित आदिवासियों को जमीनों से की जा रही बेदखली रोकने, आवारा पशुओं से किसानों की फसलों की रक्षा करने, बरसों से काबिज शासकीय जमीनों पर भूमिहीन परिवारों को पट्टा देने तथा बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर 7 मार्च से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पदयात्रा जिले में की जा रही थी। करीब 90 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद 9 मार्च यानी आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में माकपा ने महापड़ाव डाल दिया है। अपने पहले पड़ाव में सिरमा और रात्रि विश्राम के बाद उमरी बैकुंठपुर होते हुए करीब 30 किलोमीटर चलकर रात्रि विश्राम सगरा में किया गया था, जहां से आज सुबह चल रीवा पहुंचे हैं किसान। इधर जिला अध्यक्ष भैयालाल त्रिपाठी व महासचिव रामजीत सिंह की अगुवाई में बनकुइयां इलाके में ग्राम राहट से एक पदयात्रा निकाली गई है, जिसमें काफी संख्या में किसान मजदूर शामिल रहे। ये सभी यात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरने पर बैठकर अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग कर रही है। बता दें कि इन्होंने जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे तक ये कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। प्रस्तुत है माकपा नेता से प्राप्त जानकारी के अंश। आज किन मांगों को लेकर के आप लोग का ये प्रदर्शन है, कहाँ से कहाँ तक लोग आए हैं, कहाँ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रीवा की धरती के लिए ये ऐतिहासिक कार्रवाई है। अभी तक नेताओं के भरोसे और नेताओं के सामने आवेदन दे देकर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकारें उनके लिए कुछ न कुछ करेंगी। ये अतरेला से जो 80 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चले हैं, उनकी ऐसी मांग है जो मुख्यमंत्री की अपनी घोषणाओं का पूरी तरीके से खंडन करती है। प्रशासन की कार्रवाइयाँ, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो जहाँ रह रहा है, जो भी गांव का आदमी है, उसको उसका पट्टा दिया जाएगा। ज़मीन का, कृषि का नहीं, रहने की ज़मीन का। पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं और वहाँ आज ये प्रशासन नोटिस दे रहा है खाली कराने के लिए। किस नाम पर? कि तालाब के किनारा है। रीवा शहर के अंदर कितने ऐसे तालाब थे जो तालाब आज गायब हो गए। बड़ी बड़ी मल्टी बन गई हैं, बड़े बड़े अमीरों के मकान बन गए हैं। उन तालाबों को खाली कराने की सरकार को न तो परवाह है, न सरकार की चिंता है। और ये जो गरीब लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो उनको बेदखल करने की बात है, जो खुद मुख्यमंत्री घोषणा का खंडन करती है इनकी प्रशासन की कार्रवाई। ये जो रेहट के हमारे साथी हैं, वहाँ बाकायदा सरकारी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के लिए और शमशान के लिए ज़मीन आरक्षित है। दबंगों ने कब्जा कर लिया उस पर, और आज गरीबों के लिए वहाँ कोई अगर मर जाता है तो उसका दाह संस्कार करना भी मुश्किल है। पिछले तो एक घटना घटी, वहाँ 10 साल दाह संस्कार नहीं करने दे रहे थे। हमारे किसान सभा के नेता भैयालाल जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा हम चौराहे पर दाह संस्कार करेंगे, और जब चौराहे पर दाह संस्कार की स्थिति बनी तब ये प्रशासन पहुँचा, तो उसको खाली नहीं करा रहे। ये बगल में जेपी सीमेंट का कारखाना है। कोरोना के लॉकडाउन के समय से सैकड़ों मजदूरों को नौकरी से हटा दिया। जो नेता उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 2 साल से वेतन नहीं दिया 500 लोगों को, तो भुखमरी की स्थिति है। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए पिछले 2 साल 4 साल से ज्ञापन दे रहे थे।
आज पदयात्रा करके आखिरी चेतावनी देने के लिए एक रीवा के मजदूर किसान मिलकर ये गठबंधन बना रहे हम कि अब हम आए हैं इन मांगों का निराकरण कराने के लिए। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासित होकर आंदोलन कर रहे हैं और इसलिए ये जिलाधीश महोदय से आग्रह है कि उनकी सीमा में जो आता है रहवासियों के पट्टे उनके अधिकार में है, शमशान की जमीन को मुक्त कराना उनके अधिकार में है, जेपी कारखाने के मैनेजमेंट का दमन रोकना उनके अधिकार में है। ये कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार का मसला नहीं है। इसलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं कि इन मांगों का निराकरण करें। अभी 24 घंटे बैठेंगे हम और 24 घंटे के अंदर प्रशासन का रवैया क्या होगा इसके आधार पर हमारा निर्णय होगा। आगामी 28-29 तारीख को देश भर में मजदूर और किसान बड़े मुद्दों को लेकर 26,000 न्यूनतम वेतन, कृषकों के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाना, ये इसके साथ श्रम कानून वापस, इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के आंदोलन के साथ रीवा में भी उस आंदोलन को किया जाएगा। अगर प्रशासन का रवैया सकारात्मक है, हमारे आंदोलन की रूपरेखा उसी के अनुकूल बनेगी। अगर प्रशासन का रवैया नकारात्मक है तो उसका जवाब देने की हमारी तैयारी है। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद प्रधान है। मैं मजदूर किसानों के संगठन की ओर से प्रदेश भर के समन्वय बना रहे। वैसे मैं सीटू का हूँ और ये हमारे रामनारायण कोरडिया जी हैं, ये किसान सभा के अध्यक्ष हैं हमारे मध्य प्रदेश के। तो गिरिजेश सिंह संघा जी है, भैया लाल जी त्रिपाठी ये किसान सभा के नेता है। सीटू और किसान सभा के तमाम सारे नेता है इसका नेतृत्व। रीवा में 8 दिनों से खड़े हैं सैकड़ों चावल लोड ट्रक, नहीं कराए जा रहे खाली। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया विरोध। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टिंग ठेकेदार ट्रक मालिकों के नहीं उठा रहे फोन, भाड़ा सहित अन्य भुगतान की कर रहे हैं मांग। रीवा के एफसीआई के गोदामों से ट्रकों में लोड कराई गई चावल की खेप को 8 दिनों से नहीं खाली कराया जा रहा है। ये ट्रक खाली होने के इंतजार में विगत 8 दिनों से खड़े हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का ठेकेदार ना तो ट्रकों को खाली करा रहा है और ना ही ट्रक मालिकों को फोन उठा रहा है। तकरीबन 1 सप्ताह से भी अधिक का समय हो जाने के बाद आज ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा रेलवे ट्रैक में पहुंचकर न सिर्फ विरोध जताया, बल्कि ठेकेदार से ट्रकों में लोड माल को खाली कराकर उनका भाड़ा व गिल्टिंग चार्ज देने की मांग की गई है। दरअसल आज रीवा के रेलवे रैक पहुंचे ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बताया कि खाद्यान्न ट्रांसपोर्टिंग के सरकारी ठेकेदार द्वारा एफसीआई के गोदाम से चावल लोड कर ट्रकों को रेलवे रैक भेजा गया था। इन ट्रकों में 1 मार्च को चावल लोड कराया गया था और 9 मार्च होने को आ गया है, लेकिन अब ट्रकों में लोड चावलों को खाली नहीं कराया गया है। बता दें कि चावल की ये खेप रेलवे रैक के माध्यम से दूसरे राज्यों को भेजा जाना है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से इन ट्रकों को खाली नहीं कराया जा रहा है, जिससे ट्रक मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रक एसोसिएशन ने बताया कि इससे काफ़ी घाटा हो रहा है। ट्रक चालकों को खाने पीने के भुगतान की भी समस्या आ रही है। प्रस्तुत है ट्रक एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष एवं ट्रक चालक से प्राप्त जानकारी के अंश। क्यों विरोध कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए? ये आदरणीय लगभग 6-7 दिन से लोड गाड़ियाँ शासकीय खाद्यान्न जो है जय भवानी ठेकेदार द्वारा रेलवे साइडिंग के लिए लोड कराई गई है, जो कि केपी सिंह ठेकेदार हैं, उनके द्वारा, जो कि आज तक खाली नहीं कराई गई है। 1 तारीख से लेके आज तक खाली नहीं हुई, जिसका आप स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं। माननीय संजय जी अब बोलेंगे इसके बारे में। आपका राजेश कुमार सिंह। कहाँ से माल लोड किए, कब से खड़े हैं आप? माल यहाँ से लोड है बनिया तालाब से, एफसीआई गोदाम से, जिसमें चावल लोड है। आज 1 तारीख से लोड है, अभी तक गाड़ी खड़ी है। खाली करने के कोई अनुशासन कब खाली हो कब नहीं है। भूखों मरने की नौबत आ रही, पैसा कोई नहीं देने तैयार है। कितने लोग होंगे आप लोग इस तरीके के? कम से कम 150 लोग होंगे, 100-150 स्टाफ कंडक्टर ड्राइवर मिला के सब। मालिक से आपकी बात हुई जिससे यहाँ चलाते हैं? हम बात हुई, बोले हम पैसा जब मिल नहीं रहा मैं दूंगा कहाँ से, हल्टिंग मिल नहीं रही, 8 दिन से गाड़ी खड़ी है तो हम कितना देंगे पैसा। कहाँ से आए आप? सर मैं यहीं से इलाहाबाद से। दुष्कृत के आरोपी को 21 साल की हुई सजा। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कृत के आरोपी को न्यायालय ने 21 साल जेल की सजा सुनाई है। मामले में न्यायालय ने आरोपी निवासी सतना को अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने के अपराध का दोषी मानते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम सुश्री महिमा कचवार ने आरोपी को 21 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बता दें कि घटना के संबंध में मीडिया प्रभारी आलोक श्रीवास्तव डीपीओ रीवा ने बताया कि अभियुक्त घटना स्थल में पढ़ाई करने हेतु किराए के कमरे में अपनी मां, बहन एवं भाई के साथ रहती थी। वहां पर अभियुक्त, जो कि किशोरी का रिश्तेदार ही है, वह भी रहता था। घटना दिनांक को किशोरी घर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने किशोरी के कमरे में प्रवेश कर उसके साथ बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी अन्य को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी अभियुक्त को जब भी मौका मिलता वह अभियुक्ति को डरा धमका कर उसके साथ गलत कार्य करता था। बताया गया कि आरोपी पीड़िता के साथ जुलाई 2019 से 21 मार्च 2020 तक अवैध शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसके बाद एक दिन अचानक अभियुक्ति के पेट में दर्द होने से अभियुक्त की मां ने अभियुक्ति से पूछा तो उसके संपूर्ण घटना अपनी मां को बताई। जिसके बाद मामला थाने पहुंचा, जहां रायपुर कचुलियान थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना कर मामला न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में 21 साल की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, इसमें परसों माननीय पॉक्सो न्यायालय रीवा सुश्री महिमा कछवाहा जी ने इस प्रकरण में आरोपी को 21 वर्ष की सज़ा दी है। प्रकरण जघन्य और सनसनीखेज के रूप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित किया गया था और इस प्रकरण में जो प्रकरण की पीड़िता है, घटना के समय वह केवल 13.5 वर्ष की थी और उसके पिता, जो कि जुड़ाई मिस्त्री का काम करते थे, उनके एक परिचित का, जो कि पीड़िता का रिश्ते में फूफा लगता था, उसने पीड़िता के मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए उससे लुभा करके और उसको के साथ अंडर इन्फ्लुएंस के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण से वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। ऐसी स्थिति में पीड़िता का और उस बच्चे का और आरोपी का डीएनए है तो ब्लड सैंपल कराया गया, तो उसमें डीएनए में यह पाया गया कि जो पीड़िता का बच्चा हुआ था, आरोपी ही उसका जैविक पिता है। ऐसा साइंटिफिकली डीएनए के माध्यम से प्रूफ्ड हो गया और ट्रायल के दौरान माननीय न्यायालय ने अपने जजमेंट में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आरोपी द्वारा ही पीड़िता के साथ जबरन प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुए और उसके साथ बलात्कार करते हुए पीड़िता को गर्भवती किया था और जिससे कि वह मतलब इस कम उम्र में उसका बच्चा पैदा हुआ, तो उसको 21 वर्ष की सज़ा सुनाई है और साथ में ही उसको जो जुर्माने की राशि है करीबन अलग अलग धाराओं में सज़ा सुनाई गई थी। मैक्सिमम 21 वर्ष है और 15,000 रुपये उसमें राहत राशि 357 CRPC के अंतर्गत पीड़िता को दिया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।